क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हेनरी कांस्टेंट दे रखा है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, pH गिवन है नाइट्रोजन का एंड इट इज समवॉट 1 into 10 की पावर 5। ये KH गिवन है और आपको गिवन है मोल्स ऑफ वाटर 10, मोल्स ऑफ वाटर 10, मोल्स ऑफ एयर ये भी गिवन है 5। फिर कहा गया है कि एयर में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8 ये कहा है। और अब कहा है मोल्स ऑफ वाटर बता दीजिए इन सोल्यूशन कह लीजिए या मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन सोल्यूशन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सोल्यूशन के लिए एक जनरल फॉर्मूला लगाएंगे हम, दैट इज P इज इक्वल टू KH इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये हमें लगाना होता है। यहाँ है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये इन जनरल फॉर्मूला ऐसे लगेगा। अब बच्चों क्वेश्चन में एक बार पढ़ के देख लेते हैं। क्या पढ़ के देखना होता है क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में ये जो गिवन है दिस वन, KH की यूनिट एटमॉस्फेयर है यानी प्रेशर वाली है, तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला वही लगेगा। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बेटा यहाँ मोल्स ऑफ वाटर 10 है। ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ वाटर आर टू ह्यूज, बहुत ज्यादा है, 10 मोल वाटर है और नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो कहें, ये टोटल प्रेशर 5। तो ये फॉर्मूला लगना है। तो पहला पॉइंट आ गया आपका कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना पुटअप होगा। टोटल प्रेशर दे रखा है इन्होंने 5 और नाइट्रोजन उसमें से 0.8% है, या ये क्या है फ्रैक्शन उसका 0.8 है। यानी अगर 1 मोल एयर ऊपर होती तो 1 मोल एयर में से 0.8 नाइट्रोजन होता है 80%, तो 5 मोल एयर में नाइट्रोजन की वजह से जो प्रेशर होगा वो 4 होगा। मतलब वो जो 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर टोटल एयर का है ऊपर, उसमें से 80% नाइट्रोजन है या उसमें नाइट्रोजन का फ्रैक्शन 0.8 है, तो ये 4 हो जाएगा। जल्दबाजी में कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि ये तो मोल फ्रैक्शन गिवन है, लेकिन वो उसकी चालाकी है, वो एयर की बात कर रहा है, एयर में। ये इन्होंने दे रखा है 10 की पावर 5। अब ये कॉमन सेंस है, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ वाटर लगा सकते हैं। बेटा क्यों लगा सकते हैं डायरेक्ट, जरा ध्यान से देखिएगा। इस कैलकुलेशन में जहां KH 10 की पावर 5 है, इस कैलकुलेशन में जो n की वैल्यू आते हुए हमें दिख रही है, क्योंकि इसको ऐसे ही रखे रहने तो ये नीचे चला गया, 4 into 10 की पावर -5 आ रहा है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, 4 into 10 की पावर -5 इज वेरी वेरी लेस, और यहाँ ये 10 रखने हैं। ओके, ये 10 रखने हैं, तो जो नाइट्रोजन के मोल्स आ रहे हैं वो आए कितने, 4 into 10 की पावर -4। क्या मैं इसमें 4 into 10 की पावर -4 मतलब 10 में 4 into 10 की पावर -4 जोड़ू या ना जोड़ू, कोई फर्क पड़ रहा है? मैं ये कह रहा हूं आपसे, 10 में ऐड करना है ये, तो क्या ये ऐड करना या ना करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो यहाँ नीचे वाला ये नाइट्रोजन आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये 10 से 4 बचा, और इसलिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो बच रहे हैं या हैं 4 into 10 की पावर -4 है। तो यहाँ के आंसर में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है 6। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ नेप्थोलिक एसिड डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, KF गिवन है बेंजीन का, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज 2 केल्विन, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। भाई ये नेप्थोलिक एसिड दे रखा है, एसिड आयनाइज होते हैं, तो होपफुली वांट ऑफ फैक्टर शुड गो मोर देन 1। ठीक है, जनरली मोर देन 1 जाना चाहिए, लेकिन अभी हम कोई डायरेक्ट नहीं कहेंगे मोर देन 1 जाएगा या लेस देन 1। क्यों? क्योंकि एसिड में डाइमराइजेशन भी होता है, जैसे बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, उसमें डाइमराइजेशन होता है जब बेंजीन में घोला जाता है। तो यहाँ भी बेंजीन में घोला जा रहा है, शायद डाइमराइजेशन का ही क्वेश्चन हो। तो आप सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला जो तरीका है वो लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैरिटी। यहाँ डेल्टा TF आपको 2 दे रखा है, I आपको निकालना है, KF बेंजीन का जो है वो लगा देंगे, और फिर मोलैरिटी लगाएंगे।
20 ग्राम सब्सटेंस था, इसका मोलर मास निकाल के यहाँ पुटअप करेंगे और 1000/50 ग्राम बेंजीन थी। तो ये दो वैल्यू क्वेश्चन से फिर से देख लेते हैं। एक वैल्यू थी 1.72 केल्विन केजी पर मोल और दूसरी वैल्यू थी इसका मोलर मास निकालना। अगर आपने मोलर मास निकाला है तो C11H8O2 है, ठीक है, और ये 1.72 है C11H8O2। C11 12 × 11 132 और ये 8 140 में 32 ये 172। अरे भाई बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ये 172 दे रखा है एक तरीके से मोलर मास। ये 172 आप जब पुटअप करोगे ये तो 100 हो गया सीधा। 100 से ये 2 जीरो भी चले गए और ये भी एक जीरो इससे चले गए, तो ये 20/5 4 हो गया और ये 2 टाइम 4 हो गया और आई की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 आ गई। तो यहाँ सेकंड में आई 0.5 है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन वो डाइमराइजेशन वाला है कि दो पार्टिकल मिलके एक हो जाते हैं। तो यहाँ आई लेस देन 1.5 आया है। तो ये सेकंड क्वेश्चन करने का तरीका था। नाउ द थर्ड वन, okay, the elevation in boiling point when इतने ग्राम of freshly prepared cupric chloride added to 1 kilogram water और some useful data given, kb की वैल्यू गिवन है, molecular weight गिवन है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, elevation in boiling point कितने ग्राम क्लोराइड 1 किलोग्राम वाटर। तो आई होप सो बेटा डायरेक्ट हो जाना तो चाहिए क्योंकि ये सारी वैल्यू सीधी सीधी ही हैं, ठीक है, बल्कि इसे वहीं कर लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ बार बार नहीं आना पड़ेगा, तो यही हम कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया डेल्टा TF TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी और इंटू आई, क्योंकि क्यूप्रस क्लोराइड का क्वेश्चन है, आयनाइज क्यूप्रिक क्लोराइड आयनाइज होगा। डेल्टा TB निकालना था, है ना, और KB 0.52 है और मोलैलिटी ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इज 1/10, ठीक है, और kg 1 ही है। आई की वैल्यू हम इन जनरल यहाँ 3 रखेंगे जब इन्होंने हमें कुछ दे नहीं रखा आयनाइज कितना हो रहा है। और यहाँ से 5 3 या 15 1.56 2 3 6 5 3 15 1.56 0.15 बड़ा अजीब आ रहा है आंसर मेरा 0.156, ठीक है। 0.156 का इसको राउंड ऑफ करोगे तो बी आंसर मिल जाएगा 0.16। एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड को फिर आप चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 मैंने 3 अभी लगातार सॉल्व किए हैं, क्या तीनों आपको क्लियर हैं? कार्तिक क्लियर है, बाकी रंजना क्लियर, प्रथम क्लियर, बाकी बच्चे आदित्य क्लियर, ठीक है, ओके, जैन एंड अभिषेक क्लियर, ठीक है। तो अब ये IIT के आए हुए थे इसलिए मैंने 3 पूरे कर दिए। अब बेटा थोड़ा सा आप भी देखें, अरुषि जैन क्लियर, 4th 5th 6th जरा जल्दी से देखिए, इन 3 में कोई प्रॉब्लम है और नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। पास 4th 5th 6th में कोई प्रॉब्लम है तो वो नंबर टाइप करिए, नहीं प्रॉब्लम है 1 टाइप करिए, हम आगे बढ़े। एक बार पढ़ के देख लीजिए क्योंकि तुमने किया कुछ नहीं है, ये भी मुझे पता है। 4th 5th 6th में संजना को या प्रथम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजय को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है, वेरी गुड, ये हुई बात, वेरी नाइस। अविशी और बाकी बच्चे भी जो भी हैं बता दो बेटा जल्दी से, 4th 5th 6th में कोई डाउट है? कार्तिक नहीं है, क्योंकि जयंत या बाकी बच्चे बताइए। चलो नेक्स्ट 7th 8th और 9th, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। आई 7th 8th 9th कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से 9th तक जल्दी बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, इन 3 क्वेश्चन को देखिए। जैसे पहला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन डिटरमाइंड बाय फ्रीजिंग पॉइंट, तो अभी ये हमने पढ़ा था, डाइमराइजेशन हो जाता है, इसलिए बी आंसर सही है। फिर है 0.2 मोलर 20% आयनाइज फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू दिस वन, तो यहाँ मोलैलिटी 0.2 मोलल दे रखी है और 0.2 मोलल का आप 20% आयनाइज यानी आई निकाल लेंगे, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू
मोलैलिटी इंटू आई वाले फॉर्मूले पुटअप करेंगे। मेरे हिसाब से ये भी डायरेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 9 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वल मोलर सोल्यूशन हाईएस्ट, तो यहाँ आंसर ग्लूकोज हो जाएगा 9th में, क्योंकि इन्होंने हाईएस्ट पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसमें लोअरिंग कम है, यानी पार्टिकल कम है, वो बताना है। तो 9 तक 7th 8th 9th में कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़े। चलिए 10th 11th 12th, एक बच्चे ने 11th पूछा था, तो 11th तो है ही है। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI, ये एक रिवर्स क्वेश्चन है। अच्छा 10th से लगातार बताने, ठीक है, पहले 10th पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा आपकी लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन ज्यादा देखना है, और डिप्रेशन ज्यादा किसमें है, तो पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो ये है K2SO4, और NaCl का फॉर्मूला या सोडियम क्लोराइड ये है। यूरिया ग्लूकोज इन दोनों में तो एक एक पार्टिकल ही है, तो यहाँ एक पार्टिकल है, दोनों में दो ऑप्शन होंगे नहीं, दो पार्टिकल है और यहाँ 3 पार्टिकल है। तो जहाँ पार्टिकल ज्यादा वहां डिप्रेशन ज्यादा, लोअरिंग ज्यादा, तो वहां का बाद का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और शायद इन्होंने लोएस्ट ही पूछा है। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट पोटेशियम वाले का है। तो 10th जिसका भी डाउट हो ना वो तैयार रहा करिए कि अगर क्लियर है तो बताइए। 10th क्लियर है। 11th बेटा व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू दिस, तो अगर आपको याद हो ये 11th वाला क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं कि मर्क्यूरिक या पोटेशियम क्लोराइड ले लें और मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड कर दें, और ये KI और HgI2 का क्वेश्चन होता है, और ये मिक्स करने पर K2HgI4 बन जाता है, और K2HgI4 एक कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। यूजुअली जब टूटता है तो पार्टिकल्स बढ़ते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, और आपको मालूम है ना जितने पार्टिकल्स कम होते हैं उतना लोअरिंग कम होती है और बाद का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे वही केस है, मर्क्यूरिक आयोडाइड का जो इनिशियल सोल्यूशन था, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड, मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड कर रहे हैं इन द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो आप जरा समझना कोशिश करना क्या कह रहे हैं। शुरू में पोटेशियम आयोडाइड था, KI का सोल्यूशन था, उसमें कुछ पार्टिकल्स थे, तो उसका एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड करने पर पहले से पार्टिकल कम हो गए, और अगर जितने पार्टिकल थे उससे भी कम हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल बढ़ने पर डिप्रेशन बढ़ता है। पार्टिकल कम हो गए हैं इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया है। बोलो क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसका डाउट था क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन राउट्स लॉ स्टेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा एक बच्चे ने कुछ कहा है बी ऑप्शन, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड। बेटा बी ऑप्शन किसका कहा है, अच्छा अगले का कहा है, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोअरिंग जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, रिलेटिव लोअरिंग जो होती है वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। तो यहाँ बी आंसर सही है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा तो ये भी प्रोपोर्शनल अगर आता तो सही था इक्वल की जगह, कि बाद का जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोपोर्शनल है। फिलहाल बी आंसर सबसे ज्यादा इसमें सही था। तो 11th हो गया, 12th हो गया, 10th 11th 12th तीनों क्लियर है। अब बताइए अगला क्या नंबर था, वो लाइन से नंबर लिखे थे, तो मैंने 10 11 12 तो पढ़ लिए थे। अगला बोलिए। और भी एक दो बच्चों ने नंबर लिखे थे 10 11 12 के अलावा, 14 लिखा है। अच्छा 14 तो यही रहा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन। अरे ये क्वेश्चन आधा है, ठीक कह रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन में अभी। अच्छा या तो ये ऊपर से चलता आ रहा होगा ना कुछ, रुको 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 रुको, अरे यार ये तो पूरी कहानी, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, सॉरी मैंने समझा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हाँ इसमें ना फिर भी थोड़ी सी टाइपिंग एरर तो होगी होगी, अभी देखते हैं। देखिए बेटा टाइपिंग एरर मैंने क्यों कहा, ये अभी पूरी कहानी पढ़ेंगे क्या है, क्योंकि यहाँ खाली एम सोल्यूशन लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एम, हो सकता है एम मोलैरिटी नहीं हो, ठीक है पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट चेंज व्हेन solute molecules are added to get homogeneous solution, these are called colligative properties। तो मजे क्यों ले रहे हैं हम? Application of colligative properties are very useful to day-to-day life. One of its example is ethylene glycol and water mixture, anti-freezing liquid in the car, radiator or automobile।
a solution M is prepared by mixing ethylene glycol and water। अब क्वेश्चन शुरू हुआ है। अब से पहले तो ये खाली मजाक कर रहा था, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का एक सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। सोल्यूशन M is prepared by mixing ethylene glycol, sorry, ethanol and water। The mole fraction in the mixture is 0.9। मोल फ्रैक्शन मिक्सचर में दे दिया है इन्होंने 0.9। ओके, गिवन दैट डिप्रेशन सॉरी गिवन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ वाटर का गिवन है। गुड। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हम तुम्हें केएफ दोनों का बता रहे हैं, वाटर का भी बता रहे हैं, इथेनॉल का भी बता रहे हैं। अ सॉल्यूशन M is prepared by mixing ethanol and water। इन दोनों को मिलाया गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द मिक्सचर इज 0.9। तो मतलब ये कह रहा है कि भैया हमने दोनों चीजें मिला दी, इथेनॉल और वाटर मिलाया है, दोनों ही लिक्विड है। और इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.9। क्यों मैंने इतना जोर दिया भाई? इसमें सॉल्वेंट देखना पड़ेगा कौन, क्यों? क्योंकि इथेनॉल सॉल्वेंट है। ये तो अब यहाँ सॉल्वेंट के हिसाब से, क्योंकि दोनों का केएफ दे रखा है ना, दोनों का ही केएफ दे रखा है, वाटर का भी केएफ दे रखा है, इथेनॉल का भी दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको दोनों का केएफ के हिसाब से सोचना है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट, एक मिनट बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी देख रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ वाटर दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब इन्होंने केस सबका दे दिया। दैट मीन्स मोर देन वैल्यूज दे रहे हैं, कह रहे हैं अपने आप सोच के लगाओ। स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे दिया, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दे दिया, प्योर वेपर प्रेशर दोनों का दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट दोनों को दे दिया। अब उन्होंने कहा सारी वैल्यू तुम्हारे पास है, अपने आप सोच के बताओ। पहला क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन M। इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो ऑब्वियसली आपका जो फॉर्मूला लगता है वो तो यही लगता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब पॉइंट ये है मोलैलिटी किसकी लगाए, मतलब सोल्यूट किसे माने, सॉल्वेंट किसे माने, तभी तो मोलैलिटी आएगी और तब डेल्टा TF आएगा, फिर उसी में पुटअप करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इथेनॉल रख के क्वेश्चन करेंगे और इथेनॉल का KF जो गिवन था वो यहाँ रखेंगे। इथेनॉल का अगर सोल्यूशन है तो इथेनॉल तो हो गया सॉल्वेंट बेटा, और वाटर जो हो गया वो सोल्यूट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो वाटर जो सोल्यूट है तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ये तो हो गया मोल्स ऑफ वाटर। नीचे वेट ऑफ इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, और उसे केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड। जरा वैल्यूज उठा लेते हैं वहां से। हमें क्या क्या चाहिए था? हमें चाहिए था KF ऑफ इथेनॉल, है ना, KF है KB, KF 2 दे रखा है KF। और हमें क्या चाहिए था? मॉलिक्यूलर वेट तो मालूम ही है हमें, और हमें क्या चाहिए? कितने कितने ग्राम, मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.9। तो यहाँ पे KF शायद 2 पढ़ा है मैंने और मोल फ्रैक्शन 0.9 गिवन है, तो 0.9 मोल्स ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन, ठीक है, 0.1 मोल वाटर। तो वाटर के मोल डायरेक्ट ऊपर आ गए 0.1। तो बेटा यहाँ डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, वाटर के मोल्स 0.1, इथेनॉल का वेट 0.9 इंटू इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट। तो ये इथेनॉल के मोल्स आए, वेट आया, उसे केजी में भी चेंज करना है सर 42 होगा। इथेनॉल सही लिखा है 46, मिथेनॉल 32 होता है ना, 32 में अगला मेंबर 14 ऐड कर लीजिए, C2H5OH, कार्बन का 24, नहीं ठीक है सर, सॉरी सर, ठीक है आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब एक अप्रोक्सीमेट सॉल्व करके देख लेते हैं कि आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो 2 से ये हो गया 23,000 का पॉइंट, ये तो पॉइंट हट गए दोनों, तो 1000 डिवाइड बाई 23 इंटू 9 है। 20 इंटू 9 कितना होता है भैया? या ये याद है ना कि 1000/18 55.55 होता है, उसका यूज कर लेते हैं। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, ये 18 बना, तो ये 55.55 हो गया। 55.55 को फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये 110 या 111 हो गया। 111/23 दिख रहा है, तो लगभग 25 टाइम 100 होता है, 5 से थोड़ा सा कम,
4 पॉइंट समथिंग मुझे लग रहा है, कैलकुलेशन एक बार आप दोबारा देखेंगे, 4 पॉइंट समथिंग मुझे लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 14 जिस बच्चे ने भी पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट और एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट है 155, 155 में 4 पॉइंट समथिंग घटाओगे 150, मुझे आंसर डी लग रहा है, 4.9 आ रहा है, ठीक है, डी आंसर लग रहा है। एक बार जरा बुक का आंसर चेक कर लीजिए, ये 14 क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है। प्रीवियस 14 के डी, ठीक है, तो इसका आंसर 14 इज गुड क्वेश्चन। बेटा गुड क्वेश्चन क्यों था, या आईआईटी का आया हुआ है, ठीक तो होगा ही होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये आपकी पूरी नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि सारी वैल्यूज गिवन है, सोल्यूट सॉल्वेंट आप सही से पहचानते हैं या नहीं पहचानते। और ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है आया हुआ है, बहुत पहले का है, 2008 या 9 का। और पता है क्यों अच्छा मैंने इसे और कहा, ये पहले जब हमने किया था, एक स्कूल के टीचर, दिल्ली के स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी स्कूल और कोचिंग में हमेशा हुई, तो उन्होंने पढ़ाया था वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो प्योर डायलॉग चल रहा है। और हम लोगों का और कंट्रोवर्सी इसी पॉइंट पे आई थी कि अगर वाटर है और कोई दूसरा लिक्विड भी है, क्या जरूरी है वाटर को सॉल्वेंट लेंगे? वो कह रहे बिल्कुल वाटर सॉल्वेंट लेंगे। क्यों लेंगे सॉल्वेंट, हमने कहा, तो उनका ये कहना था भाई देखो वाटर का के दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसमें इतना होता है और उसकी वजह से इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जहां भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, जैसे HNO3 है, तो HNO3 को तो वाटर में मिलाया जाता है, वाटर को थोड़ी HNO3 में मिलाया जाता है, समथिंग। ये कंफ्यूजन था कि सॉल्वेंट सोल्यूट क्या लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद या ये क्वेश्चन दिखाने के बाद उनको समझ में आ गया था कि भैया ऐसा नहीं है, सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन रिलेटिव होती है। दैट मीन्स कौन फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज ही नहीं हो रही, दोनों ही लिक्विड है। तो भैया जो रिलेटिवली ज्यादा है, फ्रैक्शंस में ज्यादा है, और यहाँ वेट में भी वाटर ज्यादा, अल्कोहल ज्यादा था, और फ्रैक्शन में भी अल्कोहल ज्यादा था, तो अल्कोहल को इसीलिए सॉल्वेंट दिया। चलिए ठीक, 14 के बाद अगला 15 अब आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। जिस बच्चे ने 14 पूछा था क्लियर है? ऑब्वियसली इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या थी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को सही से पहचानिए और सारी वैल्यू सॉल्वेंट की लगाइए। दैट इज इथेनॉल को सॉल्वेंट मानते हुए क्वेश्चन हमको करना है। वेरी गुड। 14 के बाद अगला डाउट बोलिए बेटा। 15 हो गया, वेरी गुड। 19 डाउट पूछ रहे हैं, 15 हो गया है, 19 पूछा जा रहा है। What is the molarity and molality of 13% solution by weight sulfuric acid with density इतना? What volume 100 ml acid should be diluted to prepare इतने normal solution? बेटा देखो यही करते हैं हम, ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक, ओके। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है, ओके, लास्ट पार्ट बताना है, ओके बेटा। लेकिन लास्ट पार्ट बताने के लिए ना बेटा मुझे पहला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा है इट शुड बी डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूट 100 ml इसका लेके डाइल्यूट करना है, तो M1V1 M2V2 करना ही पड़ेगा। तो अगर डाइल्यूट करने में नॉर्मेलिटी दे रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, क्योंकि दोनों की आ सकती है। फिलहाल नॉर्मेलिटी जब दी हो तो फॉर्मूला लगाना चाहिए N1V1 इक्वल टू N2V2। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म में आ जाए। नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है डायरेक्टली, 10dx अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोलैरिटी के लिए 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी के लिए 10dx अपॉन इक्विवेलेंट वेट। डी दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है 1.02, एक्स दे रखा है 13, और इक्विवेलेंट वेट इन जनरल सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन है 49 होगा। तो यहाँ से इसकी नियरली आप निकाल लेंगे, ये तो 1 ही मान लेता हूँ, हटाओ, 130 मान लिया, 130 अपॉन 49 है ना, 130 अपॉन 49, तो इसको नियरली 50 मान लूंगा, 52 जा 100 और 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो 2.5 करीब है। अब इन्होंने जरा ध्यान से देखना, what volume should 100 ml of this acid 100 ml of this acid be diluted? मतलब शुरू में 100 ml लिया है और उसको उसमें कुछ मिलाया गया है, तो शुरू की नॉर्मेलिटी है 2.5, और बेटा शुरू का वॉल्यूम हमने सीधा मान लिया 100 ml है, ठीक है, और बाद की नॉर्मेलिटी शायद 1.5 है, और ये मैंने कहा बाद का वॉल्यूम आ गया। तो
सपोज बात का वॉल्यूम 100 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 110 ml आ गया, 120 ml आ गया, तो शुरू का तो 100 था और बाद का 110 आ रहा है, तो वो जो 10 ml एक्स्ट्रा आया वो किसका है? तो आइडियल सोल्यूशन मानते हुए सारे क्वेश्चन करते हैं, वो 10 ml वाटर का बाहर से आया है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो 100 प्लस एक्स यहाँ लिख के बाद में टोटल वॉल्यूम 100 ml शुरू में था, बाद का आप 100 प्लस एक्स लिख के डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम बाद का आपका आएगा यहाँ से 2.5 इंटू 100 अपॉन 1.5, ठीक है। 5 3 टाइम 5 टाइम 500 बाई 3 और 500 बाई 3 इज 167 नियरली, तो 66.67 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है मेरा सेकेंड पार्ट का, ठीक है। एक बारी में पहले इनका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज आईआईटी है, 6 एक्सरसाइज की ना, आईआईटी 6 एक्सरसाइज का आंसर गलत आ रहा है यार, 19 का इनका आंसर आया है या 180 ml आया है। हाँ ठीक है 180, सॉरी गलत कहाँ आया हमारा, बिल्कुल सही है 180। क्यों मैंने कहा सही है? क्योंकि मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी किया था और 167 के बाद वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से ही थोड़ा बहुत अलग आ रहा है। तो जिस बच्चे का भी क्वेश्चन है एक बार फिर देख ले कि हम गलत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन था और अब आप कैलकुलेटर लेके एग्जिट करिएगा। शुरू की नॉर्मेलिटी 10, डेंसिटी 1.02 x 13 अपॉन 49 इंटू इनिशियल वॉल्यूम 100, बाद का वॉल्यूम 100 प्लस x है, बाद की नॉर्मेलिटी 1.5 और बाद का वॉल्यूम 100 प्लस x लिख लो या पहले सॉल्व कर लो, उसमें से 100 माइनस कर लो। जब आप एग्जैक्ट करोगे, मैंने क्योंकि ना इसे 50 ले लिया, इसे 1 ले लिया, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट किया, तो x की वैल्यू मुझे 66.67 दिख रही है, ठीक है। अच्छा नहीं यार ज्यादा गलत आ रहा है, नहीं नहीं बेटा ज्यादा गलत हो रहा है। हाँ बोलना बेटा, कोई बच्चा कुछ बता रहा था। सर 98 नहीं होगा 49 की जगह? बेटा हम ना एक्चुअली यहाँ पे नॉर्मेलिटी रख रहे हैं ये बाद में, तो अगर सर बाद में ऊपर से नॉर्मेलिटी, सर मोलैरिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट करके भी निकाल सकते हैं, ऊपर से उससे 180 आ रहा है एग्जैक्ट। बात तो एक ही है ना। एक मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लूँ, आप अगर कह रहे हो उससे आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड है। ये नॉर्मेलिटी देगा और ये 100 ml ऑफ दिस एसिड। हाँ बेटा आप बताना, कोई बच्चा क्या कह रहा था कि मोलैरिटी इनटू क्या करें? सर मोलैरिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट से आप निकाल लीजिए, उससे फिर वॉल्यूम 100 गिवन है, फिर इनटू n इनटू वो वॉल्यूम निकाल लीजिए, उससे 180 आ जाएगा। नहीं अभी आपसे मैं बात, यहाँ क्वेश्चन में कहा है what volume should 100 ml of it diluted in order to, हाँ आप क्या कह रहे हो, मोलैरिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट? यस सर, इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी होता है ना सर। यहाँ से एक मिनट कर लें जो कह रहे हैं, ठीक है। यार तो यही तो हमें यार यही करता है। चलो अगर ये यहाँ से कह रहे हैं तो एक बार चेक करें भाई, मोलैरिटी के लिए तो 10 dx अपॉन मोलिकुलर वेट लगाया होगा आपने। हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक है, यहाँ से 180 आ रहा है आपका। यस सर एग्जैक्ट 180 आ रहा है। बच्चों जरा यहाँ से करके देखना, अगर जो ये कह रहे हैं एग्जैक्ट 180 अगर आ रहा है। बेटा इस लाइन को थोड़ा पढ़ो, हमारा भी आंसर 180 है। मैंने वर्ड ये ना, ये वर्ड सर उसने इंग्लिश में फेरा की है सर। हैं? सर उसने नहीं इंग्लिश में बेटा हेराफेरी की है। चक्कर टू क्या है, व्हाट इंग्लिश में बस इसकी भी मतलब हेराफेरी इन्होंने हुई है, फाइनल वॉल्यूम पूछा है। फाइनल वॉल्यूम ही पूछा है। टू व्हाट वॉल्यूम शुड 100 ml ऑफ दिस एसिड टू बी डाइल्यूटेड,
मतलब बात का वॉल्यूम ही पूछा है, आई एम सॉरी, सीधा वो बात का वॉल्यूम पूछा है, तो बात का वॉल्यूम पूछा 180 यहाँ से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम एकदम सही लगा रहे हैं, और ये और वो एक ही चीज है, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है दोनों में। तभी मैंने कहा ना ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ से आ रहा है वहां से क्यों नहीं आ रहा। तो एक्चुअली ये सीधा फाइनल वॉल्यूम पूछ रहे हैं, और फाइनल वॉल्यूम अगर पूछ रहे हैं तो N1V1 N2V2 का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और n की वैल्यू 10 dx अपॉन इक्विवेलेंट वेट होती है, वो लगाया, इनिशियल वॉल्यूम 100 लगाया, बाद की नॉर्मेलिटी गिवन है, बाद का वॉल्यूम निकालना है। बकवास क्वेश्चन है, लेकिन हमने ज्यादा सोच लिया इसमें। तो V2 की वैल्यू 10 इंटू डेंसिटी 1.02, वेट परसेंट इज 13 और इक्विवेलेंट वेट इज 49 अपॉन 1.5। इसे कैलकुलेटर मार के देख लीजिए, हमारा पहले आंसर आ रहा था 167, क्योंकि हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया था। जब आप कैलकुलेटर मारोगे तो 180 आएगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं फॉर्मूला उससे भी वही आ रहा है 180। दोनों सेम फॉर्मूले एक्चुअली अंतर। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब क्लियर है क्वेश्चन नंबर 19, जिसके डाउट का क्लियर है। सेकेंड पार्ट डाउट ही नहीं था किसी का, मन ऐसे ही कर रहे। चलिए नेक्स्ट, हो सकता है वो अपने कैलकुलेटर में कर रहे। अगला है कंपटीशन फोकस। क्या आपने ये वाली 5 की है, जल्दी बताइए। इसमें एक बच्चे 18 पूछा, पिछले वाले का ही कार्तिक, पिछले वाले का 18 यस सर। ये वाला, ओके। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, 3 into 10⁻³ kg ऑफ एसिटिक एसिड एडेड। तो वाटर में एसिटिक एसिड ऐड किया, 23% एसिटिक एसिड डिसोशिएटेड। व्हाट विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर गिवन। बेटा इतना टफ तो है नहीं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा, वाटर का वॉल्यूम गिवन है और वाटर की डेंसिटी भी गिवन है, ये तो वाटर का मास आ जाएगा यहाँ, क्योंकि एग्जैक्ट करेंगे तो मास चाहिए होगा। और हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू N। लेकिन I भी हमें पहले निकालना पड़ेगा, अल्फा गिवन है 23%। एसिटिक एसिड 2 पार्टिकल में टूटता है, एसिटेट आयन एंड H आयन। तो अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। N की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि एसिटिक एसिड 2 पार्टिकल में टूट रहा है, तो ये तो 1 ही हो गया। और ये अगर 23% है तो 0.23 रखोगे, तो बेटा I की वैल्यू आ जाएगा 1.23। ये 1 वहां जाके ऐड हो गया। तो ये हमने पहले I निकाल लिया। KF डायरेक्ट वाटर का वही 1.86 है, और मोलैलिटी के लिए kg को ग्राम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अरे 3 ग्राम ही तो हो गया, 3 into 10⁻³ 3 ग्राम ही हो गया यार ये, ठीक है। ये 3 ग्राम है, और क्योंकि क्वेश्चन एसिटिक एसिड का है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ वाटर चाहिए। अरे यार देखो, ये 500 है और ये डेंसिटी ग्राम पर सीसी में नियरली 1 ही, हटाओ यार 500 ही लगाओ, थोड़ा सा इक्कू सा चेंज आएगा ना के बराबर, 0.997 है। फिलहाल हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे, तो डेल्टा TF निकालना था। 500 2 टाइम्स और 3 2 टाइम्स 6, यानी ये 10 आया, और ये हो गया आपका 10 से डिवाइड। तो ये बेटा जरा ध्यान से देखो, एक है 1.86, एक है 1.23, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि ये नियरली, अगर मैं इसे 2 भी मान लूं तो 2 into 1 2 होगा, 2 थोड़ा सा ज्यादा 2.5 समथिंग, लेकिन फिर 10 से डिवाइड भी करना है, तो एग्जैक्ट करोगे तो 0.2 कुछ 22 आ गया। तो यही आंसर हो गया। क्या निकालना क्या था, ठीक है, व्हाट विल बी डिप्रेशन, यही निकालना है डिप्रेशन, ठीक है। यही आंसर है, कि वाटर का डेल्टा TF ही पूछा है, तो यही आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाइए जल्दी से। इस बुक की ये लास्ट एक्सरसाइज ही है शायद, ओके। चलिए 7, दैट इज कंपटीशन फोकस। ओहो, इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है, मल्टीपल आंसर, मोर देन 1। चलिए स्टार्ट। पहले 3 में या पहले 2-3 जो भी, इसमें डाउट बोलिए जल्दी से, अगर किए आपने तो फास्ट। पहले 2-4 में कोई डाउट, पहले 6 तक मुझे दिख रहा है, पढ़ के देखिए जल्दी से। नहीं है, ओके गुड, तो ये भी अच्छी बात है, उसमें लिख तो दो यार, नो डाउट, है ना।
हाँ 1 मत लिखना, नहीं तो मैं 1 वाला क्वेश्चन पढ़ने लगूंगा। गुड, ठीक है। तो पहले 8 तक मैंने देख रहा हूँ यहाँ सामने है, 8 तक आप पढ़ लीजिए, और पहले 8 में कोई भी डाउट है धीरे धीरे करके करते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन ज्यादा है। पहले 8 नहीं 9 में देखिए, पहले 9 एक्चुअली मोर देन 1 करेक्ट वाले हैं। पहले 9 में कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, ओके। अब रीजन असर्शन, ये कैडे वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा दिमाग ज्यादा मारते हैं, तो रीजन असर्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तो रीजन असर्शन बहुत जरूरी है। मतलब अगर कोई बच्चा रीजन असर्शन सही से पकड़ लेता है तो हम मान लेते हैं कि कैसे भी क्वेश्चन उसको फंसा नहीं पाएंगे अगर रीजन असर्शन आ रहा है। चलिए बताइए, असर्शन रीजन में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट है, इसमें बड़ा दिमाग लगता है, फिलहाल 16 तक है, तो 10 to 16 जरा पढ़ के देखिए, 10 11 एक एक करके। तो आंसर आपके पास है ही, देख लीजिए जल्दी से, बताइए डाउट। ओके, क्लियर है, वेरी नाइस। और कोई बच्चा? ओके, फिर है पैसेज 17 to 19 एंड और मैच द फॉलोइंग। क्योंकि अभी आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो या कुछ भी टाइप नहीं कर रहे हो, तो मैं सीधा 27 क्वेश्चन तक आ गया हूँ। आप 27 तक देख लीजिएगा, मुझे मालूम है आपने किए ही नहीं है, तो इतनी जल्दी ये सॉल्व होने वाले हैं। और अनटप्पे आप क्वेश्चन पूछिए मत मुझसे, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने 20 कह दिया, एक ने 26 कह दिया है। 20 कहने वाले प्राणी ने पैसेज पढ़वाएगा फिर है, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन। ओके, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन, अब बेटा मैं जब पढ़ लूँ 20, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है प्रोटीन का, अगर आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ इन्होंने प्रोटीन में NaX कह दिया है, मतलब एक तरीके से आपको वैलेंसी या वांट फैक्टर आई निकालना है, सिंपल सी बात। अ प्रोटीन हैज बीन आइसोलेटेड विद सोडियम सॉल्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaX, तो ये Na और X में टूट रहा है। A salt is prepared by dissolving इतने ग्राम ऑफ this one protein in 10 ग्राम ऑफ वाटर, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको मालूम नहीं है वैसे भी, ठीक है। ओके, and also elemental analysis revealed that the salt contains 1% sodium metal by weight। यहाँ से क्वेश्चन अनवाइंड करना पड़ेगा, 1% सोडियम मेटल बाई वेट। अच्छा क्वेश्चन है यार, दो चीजें दे रखी हैं और दो चीजें पूछी भी, ठीक है। तो इसका मतलब इस पे एक और क्वेश्चन होगा यहाँ आगे, और हाँ वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा फिर मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ठीक है। तो कैसे शुरू करें बेटा? फॉर्मूला तो यही लगना है, डेल्टा TB डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू N, ठीक है। दो इक्वेशन बनेंगे इसका मतलब, और इसका यूज करके ही अनवाइंड हो सकता है, ठीक है, 1% सोडियम मेटल का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने कहा है सॉल्ट ऑफ दिस में इतने ग्राम ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोटीन इन 10 ग्राम वाटर, ठीक है। मोलैलिटी में इसका यूज कर लेंगे। बॉइल्स एट टेम्परेचर दिस हायर देन नॉर्मल, तो ये डायरेक्ट दे रखा है डेल्टा TB, ठीक है, ऑफ प्योर वाटर। और आई की वैल्यू क्या होगी? हमने मान लिया ये पूरे के पूरे टूट गए, कौन कौन? NaXP पूरा का पूरा टूटा, तो X टाइम Na मिलेंगे और P मिलेगा। दैट मीन अगर ये 1 पार्टिकल टूटता है तो ये 1 बना और ये X बना, तो 1 प्लस X बनते हैं, है ना। तो I की वैल्यू 1 प्लस X हो गई। KB तो वही है 0.52 ही होगा। मोलैलिटी में क्या है? 0.25 ग्राम है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे वैसे ही, जैसे ये सोडियम का 23 है और ये X होगा,
और पी का वेट इन्होंने दे रखा है कुछ, एटॉमिक मास ऑफ पी कुछ दे रखा है, नहीं दे, ठीक है। तो हम ये मॉलिक्यूलर वेट को पहले m लिख लेते हैं, इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और इस इक्वेशन में दो अननोन है, एक ये x भी अननोन है और ये m अननोन, ठीक है। ओके, यहाँ ये दो अननोन हो रहे हैं और फिर इन्होंने कहा कि m निकालने के बाद हम यहां से निकाल सकते हैं 1% कि टोटल वेट का 1% सोडियम मेटल है, ठीक है। 1/100 इज x टाइम वेट ऑफ सोडियम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट को m मान लिया, उसका 1% 23x के इक्वल होगा, ठीक है। एक अननोन में चेंज हो गया बेटा, कैसे कि यहाँ ये आपको मालूम था बेटा, आपको ये पता था कि इसका जो टोटल वेट आएगा ना, ये टोटल वेट हमने मान लिया या मॉलिक्यूलर वेट m मान लिया, हमने मॉलिक्यूलर वेट m मान लिया, क्यों नहीं रुक रहा भाई, m मॉलिक्यूलर वेट मान लिया, उसका 1% निकालेंगे तो वो सोडियम के इक्वल होगा, वो 23x हो जाएगा और यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2300x, ठीक है। तो m और x में एक रिलेशन आ गया, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू m है और I की वैल्यू 1+x है, KB में भी आपका x के टर्म्स में आ गया था, वॉट एवर 0.25 अपॉन जो भी था वो मोलर मास हमें रखना था, तो 2300x रख सकते थे, सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये मोलैलिटी में ऐसे करके पुट करें। बताओ बेटा, जिसका क्वेश्चन था उसे क्लियर है? 20th जिस बच्चे ने पूछा था वो समझ में आ गया कैसे पुटअप करें? जल्दी बोलिए बेटा। गुड। अब इसके बाद एक बच्चे ने शायद 10th कह दिया था यार, 10th और फिर 26 भी कह दिया था, 10th कहाँ है भाई? 10th रीजन असर्शन का यार, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस इफ सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। एक जनरल सेंटेंस तो सही है, बस KI और HgI2 को छोड़ दो तो बाकी जगह तो सही है। The relative lowering vapor pressure containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in the solution. दोनों बातें सही हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? The vapor pressure of a liquid decreases if some non-volatile solute is added. बिल्कुल ठीक है। The relative lowering vapor pressure, भाई दोनों बातें तो सही हैं, और क्या ये एक्सप्लेनेशन है, क्या ये रीजन है इसका, ये सोच लीजिए। और अगर दोनों बातें सही हैं तो ए और बी दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस इफ सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि बाद का प्रेशर किसकी वजह से है, इसका एक्सप्रेशन तो ये है कि क्यों डिक्रीज अगर हो जाता है या उसका रीजन क्या है। तो रीजन तो होता है कि सरफेस एरिया ऑक्युपाई करना, तो बातें दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी शुड बी मोर करेक्ट ऑप्शन। 11 का बी, 10 का सही, 10वें का बी है, ठीक है बेटा, सही है बेटा। जिसका क्वेश्चन था देखो जल्दी से, सही तो है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन वो उसका रीजन नहीं है, उस चीज का लॉजिक नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट 26, 26 से पहले कोई दिक्कत? हाँ यार 26 तो पूरा इंटीजर टाइप है, सॉल्व करो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी चाहिए, क्योंकि उसका आंसर हमें मालूम है 0 से लेकर 9 तक कोई एक होल नंबर ही आना है, फ्रैक्शन तो आना नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं। 1 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्वेंट X, द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय 0.25, तो डेल्टा TF दे दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया है,
weight of solvent दे दिया है। When 1.5 gram of unknown electrolyte Y is dissolved in the same solvent, the freezing point is lowered by 0.2। मतलब कहने का है कि पहले वाले से आप एक तरीके से हेल्प लेके निकाल सकते हैं KF, और दूसरे वाले में ऐड कर दें वो KF, ठीक है। लोअर्ड बाय 0.2 एंड वेपर प्रेशर लोअर्ड बाय 1%, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ X is 12। डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ X इन किलोजूल। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निकालना, तो हमेशा फोकस उसे करना चाहिए जो आपको फाइंड आउट करना है वहां, और जो गिवन है उनकी हेल्प से। तो आप पहले इसे फोकस करें, आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निकालना है और X वाले की निकालना है, इस सॉल्वेंट की। ये पहला था व्हेन इट इज डिसॉल्व सॉल्वेंट X था, और शायद दोबारा, अच्छा ये सॉल्यूट Y था। तो सॉल्वेंट X का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निकालने का आपको तरीका क्या पता है? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि KF पता होगा, तो R इंटू T0² अपॉन 1000 इंटू LF था। तो हमें ये फॉर्मूला निकालना या इस फॉर्मूले में लगाना है। R एक कांस्टेंट है, वो तो डायरेक्ट पता लग जाएगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निकालना ही निकालना है। तो अब हमें एक्चुअल बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए और KF चाहिए। तो यहाँ जो इससे पूरे की नौटंकी है, इससे पढ़ के हमें क्या निकालना है, एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और KF कितना है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं क्या है। 1 ग्राम यूरिया dissolved in 200 gram of unknown solvent X, freezing point lowered by 0.25। 1 gram urea, 200 gram unknown solvent X, freezing point lowered by 0.25, that is delta TF, KF, और 1 ग्राम यूरिया इन 200 ग्राम। तो मैंने ये जब लगाया तो मुझे KF मिल गया, तो वो KF उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब KF कितना आ रहा है, ये 205 टाइम 12 टाइम, और KF हमारा मुझे लग रहा है 12 इंटू 0.25 इज 1/4, 3। तो मुझे जो लग रहा है KF तो 3 आ रहा है इसका, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लगाते हैं, KF पता लग गया। अब एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट पे जाना है, क्योंकि लोअरिंग तो पता है 0.25 है, एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट कितना है ये देखते हैं, ठीक है। When 1.5 ग्राम ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट solute 1.5 ग्राम ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट solute Y, तो आपकी यूरिया नहीं है, कोई Y ग्राम डिसॉल्व किया है इन 125 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय 0.2, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय 0.2। तो यहां से क्या पता लग सकता है? 1.5 ग्राम डिसॉल्व इन 125 ग्राम, यहां से तो मॉलिक्यूलर वेट पता लगेगा ना। मॉलिक्यूलर वेट की कोई जरूरत है नहीं फिलहाल। 0.2 इज इक्वल टू KF ऊपर से आ गया था, ऊपर हमने निकाला था 3 इंटू स्मॉल w है 1.5, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W कितने ग्राम में बोला गया ये। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा Y का, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट Y का यहाँ से पता लगा। अभी देखते हैं, जरूरत है नहीं है। 125 8 टाइम्स 8 इंटू 1.5 इज 12, या 12 मॉलिक्यूलर वेट इज 12 इंटू 3 36 अपॉन 0.2। तो मॉलिक्यूलर वेट 180 दिख गया, यानी दूसरी बार उसने ग्लूकोज का घोला था पानी, पहली बार यूरिया को, दूसरी बार ग्लूकोज को। अब क्या कहना चाहता है भाई, इसके बाद कहता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड द वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय 1%। वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय 1%। अबे कर क्यों रहे हैं बेटा, हम कर क्यों रहे हैं, सॉरी। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ X इज 12, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, R T0² 1000 इंटू LF, ठीक है। हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट अभी देखता हूँ सारी चीजें मिली हैं नहीं मिली, ठीक है। KF पहले मिल गया, R कांस्टेंट है, और यहाँ LF किलो जूल में चाहिए। तो आपको याद होगा
किलो जूल में चाहिए तो ऊपर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी हमें मिल गया है। तो बेटा जिसका क्वेश्चन है वो इसको एक बार करके देखे इस फॉर्मूले को। KF हमने निकाल लिया था 3, ये दे रखा है 12, 273 में 12 ऐड करना मत भूलिएगा, 285 किलो जूल में ये 8.3 इंटू 10⁻³ होता है, और ये बाबूजी निकालने हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या लगाएं, ठीक है, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट होता है, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ओके, अब उसके लिए शायद 1% का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जिसका क्वेश्चन है अगर यहाँ तक समझ में आ गया पहले बताओ। 26 जिसने भी पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, मुझे लगा स्मॉल होगा, लेंथी है, IIT का आया हुआ है तो ऑब्वियसली पूरा सॉल्व करना है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, इसको एक बार और पूरा हाथ मार के देखिए, यहाँ तक मैंने कर दिया है। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पुटअप करना है, जबकि हमें दोनों सॉल्यूट पता चल गए, एक यूरिया है और ये ग्लूकोज है, लेकिन हमें चाहिए है सॉल्वेंट कौन सा है, तो होपफुली वाटर ही होगा, लेकिन अब वो कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय 1%। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय 1% को कैसे करेंगे आप? शुरू का फ्रीजिंग पॉइंट P है, या वैल्यू लेनी चाहिए हमेशा, 100 है, तो बाद का 99 हो गया, और ये डिवाइड बाय 100 एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना। मोल फ्रैक्शन में वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट है 1.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज 180 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 125, है ना, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 8, ठीक है। ये हो रहा है 1/100। x की वैल्यू कितनी आ रही है? x इज 1.5, 125 इंटू 100 अपॉन 180 इंटू 1, 125 इंटू 1.5, पॉइंट हटाएं, ये 15 हो गया, 15 इंटू 1. जरा इसे कैलकुलेटर मार के जरा तुरंत बता दो यार, जल्दी समझ में आ जाएगा बेटा। यहाँ से ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x आ रहा है, और इसके बाद ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, दैट इज, इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से आने के बाद क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये निकालना था, तो इस एग्जामिनर ने पहले हमसे ये निकलवाया, फिर हमसे ये तो दे ही रखा था, सॉरी, फिर इसे निकालने में बड़ी मेहनत लगवाई, और उसके बाद LF के फॉर्मूले को तक, ठीक है। चलिए इतना ही रख रहे हैं आज के लिए, क्योंकि कई बच्चों में स्कूल था वो तो चले भी गए होंगे, और आई होप तो टाइम हो, ठीक है। कोई और डाउट?